हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी की 1000 एमसीक्यू की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। लास्ट की जो हमारी दो वीडियोस थी, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 90 तक 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा इंजॉयज मोर पावर देन लोकसभा इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, सेटिंग अप न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका जो वर्णन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटी विच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम। इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे सुप्रीम है। इनमें से सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फादर हैं वो माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड्स द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना हो। चलिए बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशंस की कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस होता क्या है। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि गवर्नमेंट के पास विश्वास मत नहीं है या गवर्नमेंट अपना विश्वास खो चुकी है, तो ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं उसके द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पीएम के साथ पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन देना पड़ता है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 50 मेंबर्स के सपोर्ट की नीड होती है। इस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैव टू प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होते हैं उसका जो कमिश्नर होता है, यानी कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चीफ होता है, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है, क्योंकि जो रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं उनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको संथानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था। जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होते हैं इसके चीफ को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एक कमेटी की रिकमेंडेशंस पे, जिस कमेटी में 3 मेंबर इंक्लूड होते हैं। एक तो जो हमारे पीएम होते हैं और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और तीसरी इसमें जो लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं। ये तीनों मेंबर की एक कमेटी बनती है जिसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट करते हैं और इनका जो टेन्योर होता है वो 4 इयर्स का होता है। इसमें सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर होता है इसके अलावा 2 अदर कमिश्नर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 110। और जो ये आर्टिकल 109 है वो प्रोविज़न करता है कि जो मनी बिल होते हैं उनको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। जब कोई मनी बिल लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है तो उनके पास ये 3 ऑप्शंस होती हैं, या तो वे उसको पास कर सकते हैं जैसे वो लोकसभा से पास होकर आया हो, सेम उसी स्थिति में उसको पास किया जा सकता है, या तो वो उसको 14 दिन तक अपने पास रोक के रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 111, इसमें प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बताया गया है। जो मनी बिल से को जो वो असेंट देते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं या उसको अपने पास होल्ड करके रखते हैं, उससे या जो अदर कोई भी बिल हो जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आते हैं, इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में किया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है ये प्रोविजन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि बजट के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 167। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 167 है वो प्रोविज़न करता है सीएम की ड्यूटीज़ जो गवर्नर के लिए होती है
इन्फॉर्मेशन देने की, जो भी डिसीजन स्टेट लेजिस्लेचर में लिए जाते हैं उन जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नर को देना, इसका जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में किया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 है वो प्रोविज़न करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर की स्टेट में। और इसके दो हाउसेज होंगे स्टेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169 है वो बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की एबोलिशन और फॉर्मेशन की। नेक्स्ट जो आर्टिकल 170 है ये प्रोविजन करता है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसकी जो मेंबर हैं वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 500 से ज़्यादा और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। परंतु इंडिया में ऐसी 2-3 स्टेट्स हैं जो इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। दोस्तों इनमें से जो 3 स्टेट हैं वो हैं गोवा, मिजोरम और सिक्किम। जो गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो हैं 40, मिजोरम में है 40 और सिक्किम में है 32। और हाईएस्ट अगर हम लेजिस्लेटिव मेंबर की बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो हैं यूपी में 403। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर 77 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में किया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 49 है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 है वो किसकी प्रोविजन करता है, कृषि पशुपालन से रिलेटेड है वो। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 है वो प्रोविजन करता है कि स्टेट की ड्यूटीज होंगी पब्लिक हेल्थ को मेंटेन रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 213 में किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 है वो बात करता है ऑर्डिनेंस पावर की प्रेसिडेंट की। और जो 213 है वो बात करता है ऑर्डिनेंस पावर की जो गवर्नर के पास होती हैं स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश द गवर्नर हैज़ अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव पावर ओवर द स्टेट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 154 जो आर्टिकल है वो प्रोविजन करता है गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स डाइड व्हाइल इन ऑफिस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 3। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनकी जो डेथ है उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई है, जिसमें सबसे पहले आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी 1964 में डेथ हुई थी हार्ट अटैक के कारण। और दूसरे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जो कि ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए थे, कहाँ, उज्बेकिस्तान, वहाँ उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और जो तीसरी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिनको 31 अक्टूबर 1984 में मारा गया था। ये जो 3 प्राइम मिनिस्टर थे इनकी जो डेथ है इनकी कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश चैप्टर्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का इसमें कितने चैप्टर्स हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी 22 पार्ट्स। चलिए इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है वो बात करता है संघ और राज्य क्षेत्र की। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है वो रिलेटेड है सिटीजनशिप से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो प्रोविजन करता है फंडामेंटल राइट्स का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है वो प्रोविजन करता है DPSP का। 4A में प्रोविज़न है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है वो बात करता है जो पंचायतों का, जो पंचायत से रिलेटेड है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 है वो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। और जो 15 आर्टिकल जो पार्ट है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। और जो 17 है वो लैंग्वेजेस का प्रोविज़न करता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 18 है वो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। और जो पार्ट नंबर 20 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जिसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट प्रायर परमिशन कैन बी MP बी डिस्क्वालीफाइड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स इज एनरिच्ड इन आर्टिकल, इसका जो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द एड होक कमेटी ऑन पार्लियामेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा
ऑप्शन जो एडहॉक कमेटी हैं किनको किसके द्वारा अपॉइंट की जाती हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ये एडहॉक कमेटी होती क्या है, ये पार्लियामेंट की ऐसी कमेटीज होती हैं जो किसी स्पेशल इशू को रिजॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं, और ये परमानेंट कमेटी नहीं होती है, ये टेम्परेरी कमेटी होती है जो कुछ टाइम के लिए अपॉइंट की जाती है, और किसी स्पेशल इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये कमेटी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज एंश्योर्ड इन द, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन फॉर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो गार्डियन है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को का वर्णन किया गया है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 में 5 टाइप्स की रिट को जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसके टोटल मेंबर प्रेजेंट टाइम में जो जजेस हैं वो 33 हो सकते हैं और एक चीफ जस्टिस हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रेजेंट टाइम में DY चंद्रचूड़, और अगर हम इनके इलेक्शन की बात करें तो इनको इलेक्ट किया जाता है, इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और ये अपना रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। और इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो होती है 65 ईयर्स। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो होती है 62 ईयर्स। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 है वो प्रोविज़न करता है सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की, और इनको कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जो 1993 में अपनाया गया था। इसके बाद जो 2008 में इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या कितनी की गई थी, 31, और प्रेजेंट टाइम में टोटल है 33 अदर जजेस प्लस 1 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हीरालाल जे कानिया, और इनको पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, द ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्स आर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर पार्लियामेंट जो है वो बनती है। लोकसभा के अगर हम मेंबर की बात करें तो वो अधिकतम हो सकते हैं 552, प्रेजेंट टाइम में है 543, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन है उसको जो नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा उसको उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। और जो राज्यसभा होती है ये एक हमारा परमानेंट हाउस होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और इसके 1/3 मेंबर हैं वो पर 2 ईयर में समाप्त हो जाते हैं, मतलब इनका कार्यकाल रिटायर हो जाते हैं ये 2 साल के बाद। और जो लोकसभा है इसका कार्यकाल होता है 5 साल, इसके लिए जो एज है वो है 25 ईयर्स इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो राज्यसभा की इलेक्शन की एज है वो होती है 35 ईयर। आई होप